Hello guys and girls, a very good afternoon to all of you. So जो भी लोग MHCET का प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम का, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑल्दो मेमोरी बेस्ड वो रिलीज करते हैं, बट स्टिल आप लोगों ने ये ट्रेंड देखा होगा कि जो स्टेट वाले क्वेश्चंस आता है, मतलब जीके जो आता है, करंट अफेयर्स या जीके, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस महाराष्ट्र बेस्ड जीके से भी आता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बेस्ड, क्योंकि एग्जाम ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं करंट अफेयर्स या जीके पे, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड भी होता है। इसी चीज के चलते, इसी रीजन से हम आपके लिए लेकर आए हैं MHCET के लिए महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एंड जीके, मोस्टली जीके। और हम लोगों ने जो नोटिस किया है ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस ये फ्रेम किए गए हैं। जैसे कि 2011 में जो सेंसस हुआ था हमारा, पॉपुलेशन सेंसस, जिसमें डिफरेंट चीजें पता लगाते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए एक सेंसस किया जाता है ना, हर 10 साल में। 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ, फिर 2021 में होना था, जो कि कोविड के वजह से फिर डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, ठीक है। तो लास्ट हमारा कंडक्टेड सेंसस जो था वो 2011 का था, उससे काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि विच सिटी इज फेमस फॉर व्हाट, या फिर कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किसी एक सिटी को कोई पर्टिकुलर निकनेम दिया गया है कि दिस सिटी इज कॉल्ड दिस, या विच सिटी is called as the, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नागपुर, द ऑरेंज सिटी बोलते हैं नागपुर को, क्योंकि वहां पे साल में 2 बार और काफी ज्यादा अमाउंट में ऑरेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, वो एड में भी जो रसना वगैरह और ये सब का एड आता है, ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जो भी, उसमें ऐसे बोलते हैं कि मेड फ्रॉम फ्रेश नागपुर ऑरेंज, है ना, एड्स में भी। तो मतलब इट इज अ ह्यूज थिंग, नागपुर ऑरेंजेस आर स्पेशली फेमस। तो ऑरेंज सिटी नागपुर, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर थोड़े बहुत हिस्टोरिक क्वेश्चंस भी, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। अगेन कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या ऐसे कि महाराष्ट्र स्टेट कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं महाराष्ट्र स्टेट में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसके थ्रू लोकसभा में इलेक्शंस लड़ते हैं। तो पूरा कंट्री हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है टू मेक इट ईजी लोकसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो पूरा कंट्री है वो कुछ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टेड मेंबर आता है, ठीक है। तो ईज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, काफी सारा कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काफी रेलेवेंट था। तो वो महाराष्ट्र में जो भी घटित हुआ है वो सारी चीजें। देन आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि विच ऑल आर्किटेक्चर इज फेमस, या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में काफी सारी हैं, वो कौन कौन सी हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा नोटिस किए गए हैं, तो उनका एक कंपाइलेशन हमने बनाया है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव कम टू यू विथ। दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन सेपरेट कुछ 7 या 8 सेशंस में। ये सारा का सारा MCQs खत्म हो जाएंगे। दीज आर रफली अराउंड 400 to 500 MCQs, 450 to 500 MCQs। सो कुछ 7 या 8 सेशंस में वील बी डन विद देम, एक सेशन करके। बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी घुसकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी अवेयरनेस हमको होनी चाहिए, और वो आप इधर उधर से ढूंढ के पढ़ो, उससे बहुत बेटर है कि यहाँ पे सीधा सीधा आपको एकदम होता है ना, च्यू करके रखा गया है, स्पून फीडिंग प्रॉपर वाली ही यहाँ पे होने वाली है। तो सीधा सीधा आप यहाँ से करो, जब आपका एग्जाम का टाइम है जस्ट पिक अप दीज वीडियोस एंड रिवाइज। एक बार अभी ढंग से देख लो, नोट्स बना लो अगर आपको दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर यू, साथ साथ में नोट्स बना लो पॉज करके एक बार, और फिर कभी चलते फिरते देख लेना, बस वीडियो ऑन छोड़ के, ताकि कई बार कान में आवाज जा रही होती है ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट। एक बार अगर हम ध्यान से देख चुके हैं तो फिर एक बार एग्जाम के पहले एज अ रिविजन देख लेना, तो यू विल बी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड फॉर द महाराष्ट्र पार्ट ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। So, the first question is, what percentage of population of Maharashtra is literate as per 2011 का census? So, the answer is 82.34%
ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, महाराष्ट्र की 82.34% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, जिसमें से कि मेल लिटरेसी जो थी दैट वाज 88.3, मतलब ये 82.34% में से 88.38% जो थे दोज वर मेल और 75.73% वर फीमेल। ठीक है, तो फीमेल का लिटरेसी रेट कम था, मेल का ज्यादा था, और ओवरऑल पॉपुलेशन 82.34% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रत्नागिरी इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। सो रत्नागिरी, जैसे हम नागपुर ऑरेंजेस सुनते हैं ना, वैसे भी कोई भी अगर आप महाराष्ट्र से कहीं जा रहे होगे, आप पूछोगे किसी से कि भाई क्या लेकर आए, तो जो मैंगो के शौकीन लोग होते हैं ना, आम के, वो हमेशा बोलते हैं कि भाई रत्नागिरी के आम लेकर आना, पेटी लेकर आना। सो रत्नागिरी इज फेमस फॉर मैंगोज। द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इज स्पेशली फेमस फॉर मैंगोज। मोर देन 65,000 एकर्स, बहुत ही बड़े अमाउंट में, मोर देन 65,000 एकर्स ऑफ द लैंड इज अंडर मैंगो कल्टिवेशन। वहां सिर्फ मैंगो कल्टिवेट और प्रोड्यूस किया जाता है। एंड स्पेशली बिगेस्ट, जो सबसे ज्यादा फेमस है, अल्फोंसो मैंगोज। अल्फोंसो मैंगोज मतलब एकदम उनको बोला जाता है द किंग ऑफ मैंगोज। आम में भी, मतलब फ्रूट्स का राजा मैंगो, मेरे हिसाब से तो, आई लव मैंगोज। और फिर मैंगोज में भी उनका राजा होता है अल्फोंसो, हाईएस्ट क्वालिटी बेस्ट टेस्टिंग मैंगो। तो इसका प्रोडक्शन रत्नागिरी में होता है। ठीक है, सो रत्नागिरी इज फेमस फॉर मैंगोज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंचुरीज इन महाराष्ट्र को नोटिफाई किया गया था 2018 में। एक नई वाइल्ड लाइफ सैंचुरी को 2018 में नोटिफाई किया था, और वो सैंचुरी का नाम क्या है, उसका नाम है गोदाजारी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी इन महाराष्ट्र was notified in 2018. The Maharashtra government has approved गोदाजारी in चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये जो गोदाजारी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो द आंसर वुड बी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एज न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। द डिसीजन वॉज टेकन एट द 13th मीटिंग ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब इस तरीके का बहुत ज्यादा घुसकर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये नहीं पूछा जाएगा कि किस मीटिंग में डिसाइड हुआ, ये पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, और उस सेंचुरी का नाम क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड SNDT विमेन्स यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी फॉर विमेन इन इंडिया। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी एक खोली गई थी जो कि फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, लड़कियों के लिए या औरतों के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशली खोली गई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, SNDT यूनिवर्सिटी। SNDT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि SNDT यूनिवर्सिटी कौन सी है। सो इट्स श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से। ठीक है, उसका SNDT का फुल फॉर्म है। इट्स अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इंडिया की सबसे पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप बोलोगे भाई ये क्वेश्चन कैसे रेलेवेंट है। रेलेवेंट है क्योंकि दैट यूनिवर्सिटी वाज इन महाराष्ट्र या इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो किन्होंने एस्टैब्लिश की थी ये यूनिवर्सिटी, दैट वाज डोंडो केसर कर्वे, मिस्टर DK कर्वे। इन्होंने ये यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन द इंटायर कंट्री इन इंडिया। ठीक है, तो SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय, किन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, DK कर्वे। ठीक है, और फर्स्ट 5 विमेन जो इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी दैट वाज 1921 में। तो 1916 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इन महाराष्ट्र इज नॉट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो 5 ऐसी केव्स या प्लेसेस हैं महाराष्ट्र में जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। उन 5 को पहले जानते हैं कि वो 5 कौन सी है। एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता। तो अजंता एंड एलोरा ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। जब भी बोला जाता है तो ऐसे बोला जाता है अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, है ना। तो दीज 2 आर देयर। थर्ड इज एलिफेंटा केव्स, वेरी वेरी फेमस। फोर्थ इज द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको ensemble इन मुंबई, एंड द फिफ्थ इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये 5 जगहें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कौन सी जगह नहीं है अब, दैट इज कान्हेरी केव्स।
These again are famous caves, but these are not, these do not come under the 5 UNESCO World Heritage Sites. ठीक है, जो जिन लोगों को ये लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस क्यों है, तो बेसिकली उसका अगर आप बिल्डिंग देखोगे ना, तो इट इज अ गॉथिक आर्किटेक्चर, बहुत ही अलग तरीके का आर्किटेक्चर है, अ मिक्सचर ऑफ ब्रिटिश एंड गॉथिक आर्किटेक्चर उस टाइम का, तो बहुत ही डिफरेंट एक आर्किटेक्चर यूज करके उसको बनाया गया है, दैट्स वाई. ठीक है, तो ये 5 हैं. तो अगर ये भी क्वेश्चन अब आएगा कि कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, सिंस ये 5 ऐसी जगहें हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आती हैं, एंड दीज आर इन महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट डेंसिटी. तो दैट इज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट डेंसिटी, दैट इज जस्ट 74 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. हर स्क्वायर किलोमीटर में देर आर ओनली 74 पीपल हु आर लिविंग. अब ये जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये एक और चीज के लिए फेमस है, इसको बोला जाता है इट इज ऑल्सो द लंग ऑफ महाराष्ट्र, लंग्स ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट का 35% ऑफ एरिया सिर्फ फॉरेस्ट कवर है. बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, पूरा 35% ऑफ द एरिया इज जस्ट फॉरेस्ट कवर्ड. तो इसको पूछा जाए विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ इंडिया, सॉरी द लंग्स ऑफ महाराष्ट्र, तो दैट इज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहीं पे है. ऑब्वियसली लोएस्ट है क्योंकि पूरा मैक्सिमम एरिया जंगल कवर्ड है, जंगल में लोग रहते नहीं है, लोग रहते होते जंगल को क्लियर कर चुके होते. बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. Next question is which of the following places in Maharashtra is famous for cotton bed sheets which have been given GI tag. अब GI tag होता है geographical indication tag. बेसिकली किसी भी जगह की चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय, और भी जगह वो बनती है, लेकिन अगर उस जगह की उस चीज को GI टैग मिल जाता है, मतलब अब लोग उस चीज को उस जगह से एसोसिएट करेंगे अपने दिमाग में, और प्लस उसकी क्वालिटी इज नाउ अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर एरिया. तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन होता है जो जीआई टैग दिया जाता है. तो सोलापुरी चादर, सोलापुरी चादर जो होता है उसका एक अलग तरीके से पैटर्न और टेक्सचर होता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वार्म. तो सोलापुरी चादर जो है उसको जीआई का टैग दिया गया है. दे आर कॉटन से बनाई जाती हैं वो बेडशीट्स. ठीक है, अगेन सोलापुरी चादर नाम है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट या सिटी में आती है वो? सोलापुर सिटी में. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसको जीआई का टैग मिला है विच इज फेमस फॉर कॉटन बेडशीट, तो दैट इज सोलापुरी चादर. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म. सो इट वॉज अयोध्याचा राजा, जो कि आई थी मूवी 1932 में. जो फर्स्ट हिंदी टॉकी फिल्म थी, हिंदी लैंग्वेज टॉकी फिल्म, जो कि थी आलमारा, हमने जीके में कई बार पढ़ा होगा, उसके 1 साल बाद ही आई थी अयोध्याचा राजा 1932 में. तो 1931 में आलमारा आई थी, उसके बाद 1932 में ये वाली मूवी आई थी विच वॉज फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म, मतलब मराठी लैंग्वेज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी is Bhandarkar Oriental Research Institute located? In which city is Bhandarkar Oriental Research Institute located? So it is located in the city of Pune. ठीक है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि थे बहुत ही फेमस, और रादर उनको बहुत टाइम से ऐसे बोला जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी इन इंडिया. अब इंडोलॉजी क्या होती है? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो भी स्टडी होती है, चाहे वहां के हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, इन सब की जो स्टडी, जो रिसर्च करते हैं, जो इस पे पढ़ाई करते हैं, उसको एक साथ मिला के बोला जाता है इंडोलॉजी. ठीक है, सो दिस पर्सन मिस्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ही वॉज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी इन इंडिया. इसलिए इनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो कि कहां बनाया गया है? पुणे में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र वॉज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल होता है, जो कि इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2015. तो ये नागपुर में इस्टेब्लिश किया गया था. ऐसे सोचो कि ऑरेंजेस होता है, नागपुर हमको पता है, रिलेटेड टू ऑरेंजेस. ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी खाने से ना
ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, अच्छी रहती है। ठीक है, मैं ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। विटामिन सी खाओ ना रेगुलरली, डॉक्टर बोलते हैं विटामिन सी रेगुलर खाना चाहिए, क्योंकि निकल जाता है हमारी बॉडी से, वो स्टोर नहीं होता है। तो रेगुलरली खाओ तो हेल्थ वगैरह सब अच्छी रहती है, आंखें सही रहती है, दिमाग सही चलता है। अब IIM में जो पढ़ने जाते हैं, एक तो बहुत ही मुश्किल एग्जाम निकाल के जाते हैं, और वहां पे भी पढ़ाई काफी मुश्किल होती है। तो अगर इतनी मुश्किल पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर से पास होके बहुत अच्छी जॉब चाहिए है, तो विटामिन सी जरूरी होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? ऑरेंजेस में, नागपुर में। ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र इज द तख्त श्री हजूर साहिब लोकेटेड? अब जो सिख रिलीजन होता है उसके उस रिलीजन के अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ गुरुद्वारेज हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में टेम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग होते हैं जहां पे जाते हैं, ऐसे सिख रिलीजन में उनके गुरुद्वारे हैं, जिनमें से 4 को ऐसे बोला जाता है कि दे आर द हाईएस्ट सीट्स। ठीक है, उनमें से एक वन ऑफ देम इज दिस गुरुद्वारा, जो कि कहां पे है? इन महाराष्ट्र, द तख्त श्री हजूर साहिब लोकेटेड इन नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ में है ये। It is the most important Gurudwara situated in Nanded, Maharashtra. It is one of the 4 high seats of authority of the Sikhs. जो उनके गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, who was the 10th Sikh Guru, he died in Nanded, और उनके एशेस को वहीं पे बरी किया गया था, उसी गुरुद्वारे के पास में गोदावरी नदी है, वहां पर ही, उसके पास में ही उनके एशेस को बरी किया गया था। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन नांदेड़। Now the next question is, which of the following is the author of the book History of Dharmashastra? History of Dharmashastra के ऑथर कौन है? इट इज अ वेरी वेल नोन बुक, बहुत फेमस बुक है ये। तो उसके ऑथर हैं पांडुरंग वामन काणे। ही इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। Okay, the history of Dharmashastra with subtitle Ancient and Medieval Religious and Civil Law in India is a monumental, 5 वॉल्यूम में ये बुक है, पूरी की पूरी, पूरा जो वर्क है 5 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, consisting of 6500 पेजेस। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, एकदम इन डेप्थ नॉलेज है उसमें। इट वॉज रिटन बाय भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे। भारत रत्न क्यों बोलता है? ही वॉज अ भारत रत्न अवार्डी, उनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि। तो मिस्टर पांडुरंग वामन काणे, एंड अगेन ही वॉज ऑल्सो इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, इन सबको स्टडी किया था। द फर्स्ट वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन 1930 एंड द लास्ट वॉल्यूम 1962 में। 32 साल तक इन 5 वॉल्यूम्स पे उनने इतना ज्यादा सोचो काम किया होगा कि 32 साल में 5 वॉल्यूम्स निकाली हैं। ठीक है, सो हिज नेम वाज पांडुरंग वामन काणे। The next question is, who of the following was the first person from Maharashtra to become a grand master in chess? So it was Mr. Praveen Thipse. He was the first person from Maharashtra जिनको ग्रैंड मास्टर इन चेस का मिला था, और उसके साथ साथ ही he was also the first Indian जिनको ग्रैंड मास्टर का नॉर्म मिला था, एंड फर्स्ट इंडियन टू विन कॉमनवेल्थ में चेस चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उसमें चेस का जो चैंपियनशिप होता है, उसमें ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू विन दैट चैंपियनशिप। हिज नेम इज मिस्टर प्रवीण थिप्से। ठीक है, and he is from Maharashtra. Now the next question is, at which of the following places is a branch of Mumbai High Court not located? तो मुंबई हाई कोर्ट की ब्रांच कहां पर नहीं है? तो पहले हम देखते हैं ब्रांचेस कहां कहां है। उनकी सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट की बेंचेस कहां कहां है? इट हैज बेंचेस इन औरंगाबाद, नागपुर एंड पाणाजी। ठीक है, पाणाजी जो गोवा का कैपिटल है, वहां पर बेंचेस हैं। नाउ इट इज नॉट लोकेटेड इन पुणे। सबको पुणे सिटी देख के ऐसे लगता होगा कि ओ भाई इतनी बड़ी सिटी है, यहाँ तो ऑब्वियसली एक ब्रांच या बेंच होगी, बट नहीं है। ठीक है, ब्रांच नहीं है पुणे में महाराष्ट्र हाईकोर्ट की। इट्स ज्यूरिसडिक्शन, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर स्टेट या हर यूनियन टेरिटरी का अपना अपना हाईकोर्ट हो। काफी बार ऐसे होता है कि 2 स्टेट्स का एक ही हाईकोर्ट होता है, या फिर एक ही स्टेट और दूसरी यूनियन टेरिटरीज भी उस स्टेट के हाईकोर्ट के अंडर फॉल करती है। ठीक है, तो ऐसा ही केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हाईकोर्ट के साथ भी।
तो इट्स ज्यूरिसडिक्शन कवर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली एंड गोवा। तो एक तो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर दो स्टेट्स आते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, एंड यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी आती हैं, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ये दो यूनियन टेरिटरीज भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ही हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करती है। प्रिंसिपल सीट हमको पता ही है बॉम्बे हाई कोर्ट, तो मेन सीट प्रिंसिपल सीट उसकी कहां पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट। और बेंचेस कहां कहां है, औरंगाबाद, नागपुर एंड पाणाजी विच इज इन गोवा। ठीक है, ये तीन जगहों पे बेंचेस हैं। Now the next question is, who of the following was the first recipient of महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, अब जैसे इंडिया का हमने बोला भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पूरे इंडिया का, ठीक है, किसी भी सिविलियन को, नॉर्मल इंसान को, हम और आप सिविलियंस ही हैं, हमको जो हाईएस्ट, कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग करने के लिए जो अवार्ड देंगे उसको भारत रत्न कहेंगे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ऐसे ही पर्टिकुलर स्टेट्स का भी अपना अपना अवार्ड होता है रिवॉर्ड करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए किसी के कंट्रीब्यूशन को। तो महाराष्ट्र स्टेट का अपना खुद का जो अवार्ड है उसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, सो उसके फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे, द फर्स्ट पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला था, it was Mr. Purushottam Lakshman Deshpande. He was the first recipient of the Maharashtra Bhushan Award. The Maharashtra Bhushan is the highest and prestigious award presented annually. हर साल दिया जाता है by the government of Maharashtra. Maharashtra Bhushan Award was stated in 1996 में इसको first time establish करके start किया गया था। ठीक है, he was the first recipient. He was a writer. और सबसे पहली बार किसको अवार्ड मिला था, मिस्टर पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये इंपॉर्टेंट होता है जानना और पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन जब भी इस तरीके का है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है बट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज नॉट पॉपुलेशन वाइज। तो एरिया वाइज कौन सा है, अहमदनगर। इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया, और उसका एरिया कितना कवर करता है वो 17,040 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, जो भी बोलो 17,000 समथिंग। ठीक है, काफी बड़ा। वाइल मुंबई इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, सिर्फ 157 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट भी पता चल गया हमको, स्मॉलेस्ट भी। अहमदनगर इज द लार्जेस्ट एंड मुंबई इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहां स्टेट सिटी की बात नहीं हो रही है, डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड विद इन द सिटी लिमिट्स ऑफ मुंबई? मुंबई के सिटी के लिमिट्स के, सिटी के बाउंड्री के अंडर कौन सा एक नेशनल पार्क है? काफी छोटा सा है, मतलब बट सिटी के हिसाब से काफी बड़ा है। जनरली नेशनल पार्क्स और भी ज्यादा बड़े होते हैं, बट सिंस ये सिटी के अंदर ही है तो इसलिए सिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है। इट इज संजय गांधी नेशनल पार्क। It covers around 87 square kilometers. ठीक है, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन मुंबई। सो नेशनल पार्क जो कि मुंबई के सिटी के लिमिट्स के अंदर लोकेटेड है, दैट इज संजय गांधी नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ ऑर्फन्स? मदर ऑफ ऑर्फन्स किनको बुलाया जाता है? बिकॉज ऑफ हर वर्क इन लुकिंग आफ्टर, जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अबैंडन्ड चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र, उनका ये ध्यान रखती थी। शी वॉज अ वेरी वेरी फेमस सोशल वर्कर एंड इन फैक्ट शी हैज पास्ड अवे वेरी रिसेंटली, जस्ट 1 year बैक इन sometime in January 2022 she recently passed away. She was an amazing worker. Her name was सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा था। शी वॉज ऑल्सो अबैंडन्ड एंड देन शी when she married she didn't have a great husband and then she was left while she was pregnant by her husband. So she has seen a lot of struggle. So she converted that struggle into a way कि अब वो दुनिया की, मतलब वो चाहती थी कि उनको जितना ज़्यादा अबैंडन किया गया है और किसी को ऐसा फील ना हो, इसलिए she used to take care of abandoned children in Maharashtra. Her name was सिंधुताई सपकाल। ठीक है, विथ हाउ मैनी स्टेट्स डज महाराष्ट्र शेयर इट्स बाउंड्री? इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं कि बाउंड्री, महाराष्ट्र जो है अपनी बाउंड्री किन किन स्टेट्स के साथ शेयर करता है या कितने स्टेट्स। तो आपसे नंबर पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्टेट्स, 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शंस दिया जाएगा, या फिर नेम ऑफ द स्टेट्स कि किन किन स्टेट्स में, या फिर इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके साथ महाराष्ट्र बाउंड्री शेयर नहीं करता।
तो जब आपको पता रहेगा कि किन किन के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. सो देयर आर टोटल 6 नेबरिंग स्टेट्स. ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में पूछा जाए ऐसे 3, 4, 5, 6 तो 6 इज द करेक्ट आंसर. 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ महाराष्ट्र अपनी जो स्टेट की बाउंड्री है वो शेयर करता है, मतलब कॉमन बाउंड्री है, जुड़ता है, टच करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र इज बॉर्डर्ड बाय इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात. गुजरात हमको ऑब्वियस है, पता है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लोगों को ज्यादातर टाइम नहीं पता होता है. तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा. तो ये हो गए 6 स्टेट्स. 6 स्टेट्स हो गए. गुजरात 2 जी से, ऐसे याद रखो, 2 जी से, GGMMTK, GGMMTK. गुजरात, गोवा, GG, MC. सो दैट इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, GG, MC. वो फेमस रैपर है ना, सिंगर, MC स्क्वायर, MC स्टड, MC स्क्वायर, कुछ ऐसा नाम है, काफी सही गाता है. तो उससे GG, MC मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड TK तेलंगाना एंड कर्नाटका. ठीक है, एंड उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी करता है, दैट इज दादरा एंड नागर हवेली. ठीक है, सो बेसिकली 7 जगहें हुई, लेकिन 6 स्टेट्स हैं, एक UT है, यूनियन टेरिटरी. The next question is, which of the following is the first recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर मराठी लिटरेचर. तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है इंडिया का, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है किस फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में. किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया हो लिटरेचर की फील्ड में तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है. तो हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट, फर्स्ट ऐसा इंसान जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, लेकिन मराठी लिटरेचर के केस में? सो इट वाज विष्णु खांडेकर. ही वॉज बॉर्न ऑन 11th of January 1898 इन सांगली, महाराष्ट्र. ये सब इतना डिटेल में नहीं आना चाहिए, नाम पूछा जा सकता है बट. तो इट वॉज विष्णु खांडेकर. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग नेटिव टू महाराष्ट्र. ये तो सबको पता होगा. पेंटिंग नेटिव टू महाराष्ट्र इज वारली पेंटिंग. is a form of tribal art mostly created by tribal people from North Sahyadri range in Maharashtra. Warli painting. ठीक है, वारली आर्ट, वारली पेंटिंग. नेक्स्ट, KD जाधव फ्रॉम महाराष्ट्र who won the first individual medal for India in the Olympics was associated with. KD जाधव जो थे उनको फर्स्ट जो है who won the first individual medal in for India, इंडिया के लिए ओलंपिक्स में, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? सो ही वॉज एसोसिएटेड विथ रेसलिंग एंड ही इज बेस्ट नोन. सबसे ज्यादा वो किस चीज के लिए नोन है? ही इज बेस्ट नोन टू बी अ रेसलर हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल. ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनको 1952 के समर ओलंपिक्स में, जो कि हेलसिंकी में हुआ था. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया. 1952 में हुआ है, तो काफी रिसेंटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में. तो 52 इज काफी रिसेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंट्री. तो ही वॉज द फर्स्ट एथलीट जो इंडिपेंडेंट इंडिया से थे हु वन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स. ठीक है, Now what is the literacy rate of Maharashtra? ये हम पढ़ ही चुके हैं. 82.34%. 82.34% was the literacy rate of Maharashtra according to 2011 census. ये अगर पूछा जाए कि 82.34% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र की अकॉर्डिंग टू विच सेंसस, इस तरीके को घुमा के क्वेश्चन बाय एनी चांस पूछ लिया तो ऑप्शन में दे दिया जाए 2001, 2011, 2021. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन महाराष्ट्र अब कितने हैं? तो स्टेट जो है महाराष्ट्र स्टेट 32 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है. 32 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि डिवाइडेड है 6 रेवेन्यू डिविजन्स में. 35 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है जो कि डिवाइडेड है 6 रेवेन्यू डिविजन्स में, विच आर कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर. ये 6 रेवेन्यू डिविजन्स हैं. ठीक है, और 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. फॉर रेवेन्यू डिविजन्स क्यों डिवाइड किया जाता है? रेवेन्यू डिविजन्स क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, उनको मैनेज करना आसान रहे.
द स्टेट हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ हैविंग स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर प्लानिंग एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 35 डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें रेवेन्यू डिविजन्स कितने हैं? 6। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, देयर आर 5। 5 क्या क्या है? अजंता केव्स, एलोरा केव्स साथ में जाती है, फिर एक और केव्स आती है एलिफेंटा केव्स। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये 3 केव्स हो गई। उसके बाद द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एन्सेम्बल इन महाराष्ट्र। ठीक है, आर्ट डेको है ये। और पांचवा क्या है जिसके बारे में मैंने बताया था, गॉथिक आर्किटेक्चर होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ओके। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 6 रेवेन्यू डिविजन्स, ये हमने देख लिया, विच आर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, और ये फर्दर 109 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, और 357 तालुकाज, या जिसको हम तहसील भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे स्टेट की बात हो रही है। अब इंडिविजुअल सिटीज भी अपने अपने तहसील में डिवाइडेड होती है। जैसे जो लोग पुणे से हैं, क्योंकि मैं अभी पुणे में हूँ इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो लोग पुणे से हैं, पुणे खुद 14 तहसील में डिवाइडेड है। तहसील जैसे जैसे आपने सुना होगा मुल्शी, है ना, मुल्शी सुना है तहसील? मुल्शी, एक और तहसील हो गया शिरूर, ऐसे 14 तहसील में डिवाइडेड है पुणे इटसेल्फ। तो पूरा महाराष्ट्र 357 तालुकास या तहसील जिसको हम बोलते हैं उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये नंबर इट वुड बी गुड इफ यू कुड रिमेंबर इट। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब डिविजन ये सब अलग चीज है, लेकिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग चीज है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं। ऐसे इलेक्शंस के टाइम सुना होगा ना कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं, है ना, तो वही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो महाराष्ट्र की, पूरा महाराष्ट्र कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है? 48। ठीक है, पूरा इंडिया 543 में डिवाइडेड है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और महाराष्ट्र 48 में डिवाइडेड है। ठीक है, 288 members of the legislative assembly are directly elected from the single seat constituencies. Total number of लोकसभा constituencies कितनी है महाराष्ट्र में? अगेन लोकसभा के ही इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाती है, तो 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हर स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। आई थिंक इंडिया में कुछ 6 स्टेट्स ही हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, काउंसिल भी है, अदरवाइज मैक्सिमम सारे स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है जिसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो उसके मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ देयर आर 78। उनमें से 66 इलेक्टेड होते हैं जो इलेक्ट करके जाते हैं, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 78, दैट इज 66 प्लस 12। ठीक है, नाउ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन पूना सार्वजनिक सभा व्हेन इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। पूना सार्वजनिक सभा में कितने मेंबर्स थे जब वो सबसे पहली बार स्टैब्लिश हुई थी? अब पूना सार्वजनिक सभा जो है, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर है, मतलब एक तरीके से सेम रूप में पहले पूना सार्वजनिक सभा एग्जिस्ट करता था, वो फिर बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये इट वाज अ प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 95 मेंबर्स थे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पूना सार्वजनिक सभा। तो इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मेंबर्स कितने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रीकर्सर कौन था, या पूना सार्वजनिक सभा को लेटर ऑन क्या बोला जाने लगा या किस नेम से फेमस हुई। क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस हम सबने पढ़ा होता है ना, हिस्ट्री बुक्स में। इट स्टार्टेड एज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ 95 मेंबर्स, इलेक्टेड बाय 6000 लोगों ने 95 मेंबर्स को सिलेक्ट किया था on 2nd April 1870. The organization was a precursor to the Indian National Congress, which started
विथ इट्स फर्स्ट सेशन फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फोर्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र? पूरे महाराष्ट्र में कितने करीब फोर्ट्स हैं? महाराष्ट्र एक्चुअली इज नोन फॉर फोर्ट्स, बहुत ज्यादा। इट्स नॉट जस्ट राजस्थान जो विच इज एक्चुअली नोन फॉर फोर्ट्स, महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन फॉर फोर्ट्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फोर्ट्स हैं। और उसमें से मैक्सिमम काफी सारे फोर्ट्स बनाए किन्होंने हैं? मराठा रूलर हु वाज छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने खुद अकेले ही 13 कुछ फोर्ट्स बनाए थे। और टोटल फोर्ट्स कितने हैं? 350 अराउंड फोर्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र। ठीक है, 350 हैं, उसमें से 13 छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि बहुत ही फेमस मराठा रूलर थे, उन्होंने बनाए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने क्या देखा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल देखा था 78 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? सो देयर आर 288 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, वहां नॉमिनेटेड नहीं होते, नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं। ओके, सो 288 मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। Now next, Sant Dhyaneshwar was born in which year? So he was born in the year 1275, बहुत ही पहले, in a Marathi speaking Deshasth Brahman family in Apegaon village on the banks of Godavari river near Paithan, Maharashtra. अब ये why was he famous? जो संत ध्यानेश्वर हैं, ये फेमस क्यों है? बिकॉज ही वॉज अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ही वॉज द फर्स्ट नोन फिलोसोफर जिनकी फिलोसफी उन्होंने मराठी लैंग्वेज में की थी। मतलब फर्स्ट नोन फिलोसोफर हु रोट इन मराठी लैंग्वेज। तो अगर ऐसे भी पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड पे है रिसर्च के अकॉर्डिंग, फिलोसोफर जिनकी फिलोसफीज उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखी थी, तो it was saint या संत ध्यानेश्वर। ओके, he was born in 1275, बहुत ही पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which year Portuguese occupied Mumbai? In which year Portuguese occupied Mumbai? So they occupied Mumbai in 1534. 1534 में Portuguese occupied Mumbai. On 23rd December 1534, the Treaty of Basian was signed on board of galleon Saint Matheus. Basian and 7 islands of Bombay were surrendered later by a treaty of peace and commerce between Bahadur Shah and Nuno da Cunha on 25th October 1935, एक साल के बाद, permanently ending the Islamic rule on the islands. अब ये पोर्चुगीज रूल जो था ना मुंबई में, जो 1534 में उनने ओवरटेक किया था मुंबई को, तो आप अभी भी एक कोई सा तो एरिया है, व्हाट इज इट, कोटाचीवाड़ी करके मुंबई में एक एरिया है, वहां पे आप अभी भी जाओगे ना तो इट इज फेमस फॉर कि वहां अभी भी पोर्चुगीज आर्किटेक्चर है। तो इफ यू एवर विजिट बॉम्बे, मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस, कोटाचीवाड़ी ऐसे करके एक एरिया है, वहां पे आप जाओगे ना तो वहां अभी भी काफी सारा आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स जो है पोर्चुगीज आर्किटेक्चर पे है वो। ठीक है, तो गो एंड विजिट दैट प्लेस। सो इट शोज कि पोर्चुगीज एक टाइम पे उन्होंने मुंबई को ऑक्यूपाई करके रखा था, एंड दैट वाज 1534 में। ठीक है, व्हेन शिवाजी अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हैंदवा धर्मोधारक, ठीक है, छत्रपति शिवाजी उन्होंने अज्यूम किया था टाइटल ऑफ हैंदावा धर्मोधारक, विच इज बेसिकली द प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदूज, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदूज। कब? 1674 में। ठीक है, कहां पे उनको कॉरोनेट किया गया था, कहां पे ये उनको दिया गया था? इन कैपिटल रायगढ़। ठीक है, तो इसका मतलब भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि हैंदवा धर्मोधारक ये टाइटल किसको नवाजा गया था इस टाइटल से, तो इट वाज छत्रपति शिवाजी, one of the most famous Maratha rulers. In fact, I think the most famous only. The Marathas attacked Goa they attacked Goa in 1730. Maratha invasion of Goa or Sambhaji's invasion of Goa refers to the invasion of Portuguese controlled portion of contemporary Goa, अभी जो गोवा है, and northern areas of Konkan. ठीक है, तो मराठास ने अटैक किया था गोवा पे
1730। और ये उस टाइम पे क्या था, दिस पोर्शन वॉज कंट्रोल्ड बाय पोर्चुगीज, जहां पे उन्होंने अटैक किया था, टू बेसिकली रीटेक इट, ठीक है, रिक्लेम इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मराठा रिजरेक्शन वॉज द पीरियड बिटवीन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ज्यादा फेमस था ये 1761 का बैटल, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उसको बहुत बार हम सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारी जब प्राइम मिनिस्टर थी, प्रेसिडेंट थी मिसेस प्रतिभा पाटिल, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको कॉमेमोरेट किया था, सेलिब्रेट किया था तब, क्योंकि 251st कुछ एनिवर्सरी थी इस बैटल की, जो 1761 में हुआ था। तो ये हर साल इनफैक्ट कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है टू कॉमेमोरेट दिस, टू रिमेंबर दिस, बेसिकली दिस बैटल। द मराठा रिजरेक्शन मतलब मराठास वापस से रिसरेक्ट हो गए थे, जिंदा हो गए थे एक तरीके से, वॉज द पीरियड बिटवीन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि था 14 जनवरी 1761। तो 14 जनवरी को ही ये दिन याद किया जाता है, 14 जनवरी 1761, एंड कैप्चर ऑफ नाजिबागढ़ इन 1772, ठीक है। In the third battle of Panipat, the Maratha Empire suffered a serious blow at the hands of Muslim alliance of Durrani Empire, Mughal Empire and Mughal Empire under Prince Ali Gauhar, ठीक है। So third battle of Panipat 1761, 14 January. Now the next question is, when the third battle of Panipat was fought between Maratha and Afghan army, same question different way, कब fight किया गया था? Took place on 14th of January 1761. Very important date you need to remember, ठीक है। At Panipat, about 16 miles north of Delhi, between Northern Expeditionary Forces of the Maratha Empire and a coalition of King of Afghanistan, Ahmad Shah Durrani, और coalition था मतलब साथ में मिलके एक साइड पे ये थे, दुर्रानी था किंग ऑफ अफगानिस्तान, एंड 2 इंडियन मुस्लिम एलाइज इस साइड पे थे, जो कि थे रोहिल्ला अफगान्स ऑफ दोआब एंड शुजा उद्दौला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ बेसियन वाज साइंड इन विच ईयर? सो इट वाज साइंड इन 1802। ट्रीटी ऑफ बेसियन या पैक्ट बोला जाता है इसको, ट्रीटी या पैक्ट ऑफ बेसियन, इट वाज साइंड बिटवीन बाजीराव II या बाजीराव II, हु वाज द मराठा पेशवा ऑफ पूना उस टाइम पे, एंड द ब्रिटिश, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश के साथ कोई भी ट्रीटी इस तरीके की साइन होती है, ज्यादातर टाइम इट इज कंसिडर्ड रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। 1802 में ये ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन बाजीराव II या बाजीराव II, हु वाज अ पेशवा ऑफ पूना, एंड ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई समाचार was first published in which year? मुंबई समाचार, वो जिसको बाद में बोला जाने लगा बॉम्बे समाचार, वो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1822, मतलब आज से पिछले साल से 200 साल पहले, 2 centuries ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। द बॉम्बे समाचार, नाउ मुंबई समाचार, मतलब हाँ पहले उसको बॉम्बे समाचार, जब बॉम्बे को बॉम्बे बोलते थे तो बॉम्बे समाचार बोलते थे, नाउ इट्स कॉल्ड मुंबई समाचार। इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि विच इज द ओल्डेस्ट continuously published newspaper in India, that is Mumbai Samachar, ठीक है। Established in 1822 by Fardunji Mazban, it is published in Gujarati and English, ठीक है। Next, in which year the Mumbai University was established? So Mumbai University was established in the year 1857. 1857 में मुंबई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया था। अब 1857 का एक और रेलेवेंस है, आई वांट यू टू लुक दैट अप। अब 1857 गूगल में डालोगे ही ना तो सीधा आ जाएगा व्हाट दैट हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये साल। सो आई वांट यू टू डू दैट एज होमवर्क, ओके। वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन मुंबई। आप एक बार ये पढ़ लोगे ना तो आपको एकदम भूलेगा नहीं ये साल। द प्रीमियर यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ऑन 18 जुलाई 1857 बाय ब्रिटिश ऑफिसर डॉक्टर जॉन विल्सन, ठीक है, डॉक्टर जॉन विल्सन। नेक्स्ट, इन विच ईयर द फर्स्ट कॉटन मिल, पहली कॉटन मिल जहां पे ऐसी मिल में कपड़े प्रोड्यूस होता है, मतलब कपड़ा बनता है, तो कॉटन मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जिसको बोला जाता था, कब स्टैब्लिश हुई थी, किस साल में? तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर
1854। तो ऐसे सीरियल वाइज याद रखो कि 1854 में बॉम्बे में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, द फर्स्ट कॉटन मिल, तो कपड़े बनाना सीखा 1854 में बॉम्बे में। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म्स बनाई और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जिसको मुंबई कहते हैं, ये जो ऊपर पढ़ा ना हमने मुंबई यूनिवर्सिटी, इट वाज स्टैब्लिश्ड 1857 में। तो 54 में कॉटन मिल और फिर 3 साल बाद 57 में मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे क्रोनोलॉजिकली याद रखो तो इट विल बी इजियर टू रिमेंबर। इट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे ऑन 7th of July 1854 at Tardeo by Kowazi Nanaboy Dawar and his associates. The company was designed by William Fairbairn. ठीक है, सर विलियम फेयरबेम। नेक्स्ट, द पूना सार्वजनिक सभा वॉज कब इस्टेब्लिश की गई थी, हम पढ़ चुके हैं 1870 में। ठीक है, और किन्होंने इस्टेब्लिश की थी, मिस्टर M.G. रानाडे एंड G.V. जोशी। द पुणे सार्वजनिक सभा प्रोवाइडेड मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स, जो कि नेशनल स्टैचर के थे, बहुत ही ऊंचे ओहदे के थे लीडर्स, टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक। इट वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय फॉर्मर S.H. चिपलुंकर, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो ये थे, इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह काम किया था इस पुणे सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, जो कि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाद में इसको क्या बोला जाने लगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब बोला क्या, वो उस रूप में तब्दील हो गई, बेसिकली इट गॉट कन्वर्टेड विथ टाइम। द सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले इन विच ईयर। सत्यशोधक समाज जो कि फाउंड किया था ज्योतिराव फूले ने, कौन से ईयर में, 1873। ठीक है, तो 54, 57 फिर 73। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ऑल्सो नोन एज महात्मा ज्योतिबा फूले, वॉज अ वेरी फेमस इंडियन सोशलिस्ट थिंकर एंड एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। उन्होंने ये सत्यशोधक समाज फाउंड किया था, एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महालक्ष्मी रेस कोर्स। रेस कोर्स बेसिकली जहां पे घोड़ों की रेस होती है ना, रेस कोर्स, कब ओपन किया गया था? इट्स अ वेरी फेमस रेस कोर्स, अभी भी वहां होती है, 1883 में। दिस रेस कोर्स वॉज बिल्ड एंड ओपन इन द ईयर 1883 एंड होस्ट्स हॉर्स रेसिंग इन द सिटी एवरी ईयर बिटवीन मंथ्स ऑफ नवंबर एंड अप्रैल। ठीक है, 1883 में ओपन किया गया था। नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक बिगैन द पब्लिकेशन ऑफ केसरी, वेरी वेरी फेमस न्यूज़पेपर। अगर पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कौन सा न्यूज़पेपर है या कौन सा न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, सो इट वाज केसरी। ठीक है, अभी भी स्टैब्लिश होता है बाय द प्रेडिसेसर्स जो अभी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड इट वाज इन अ वे वो फ्रीडम स्ट्रगल को, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसको इट गेव अ वॉइस, द न्यूज़पेपर केसरी। ठीक है, सो बाल गंगाधर तिलक began the publication of केसरी in 1881. He used to run his दो न्यूज़पेपर्स थे, एक था केसरी जो कि मराठी में था एंड महारत्ता जो कि इंग्लिश में था। ठीक है, और ये कहां से करते थे? केसरीवाड़ा, नारायण पेट इन पुणे। ठीक है, सो केसरी वॉज अ वेरी वेरी फेमस न्यूज़पेपर, महारट्टा भी था बट केसरी ज्यादा फेमस था। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक। इन विच ईयर द बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो इट वॉज इन द ईयर 1862। 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। द बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज वन ऑफ द 3 हाई कोर्ट्स इन इंडिया जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में इस्टेब्लिश किए गए थे बाय लेटर्स पेटेंट ग्रांटेड बाय क्वीन विक्टोरिया ने बेसिकली परमिशन ग्रांट की थी, और फिर 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए थे। ये 3 में से एक बॉम्बे भी था। ठीक है, 1862 में। इन विच ब्रिटिश टाइम में ना बहुत ज़्यादा फोकस 3 सिटीज़ पे जो था वो था कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे।
कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, हर चीज यहाँ पे ही होती थी। तो जो आरबीआई भी हमारा बनाया गया था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी 1935 में जब बनाया था, तो उसको पहला जो उसका मेन ऑफिस बनाया गया था, हेड ऑफिस, वो कैलकाटा में ही था। ऑल्दो फिर 1-2 साल के अंदर वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, बट कैलकाटा। तो मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर अभी भी ब्रिटिश का इन 3 सिटीज़ में होता है। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को साइट्स, जो 5 हैं जो कि महाराष्ट्र में है, उनमें से एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज कंप्लीटेड इन 1888। The construction of Great Indian Peninsula Railway Offices building started in May 1878. On Queen's Jubilee Day 1887, the building was named Victoria Terminus. ठीक है, फिर उसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। पहले जब बनाया गया था तो वो विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, आफ्टर क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश एरा में बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट, पंडित रामाबाई ओपन्ड शारदा सदन स्कूल फॉर विडोज। पंडित रामाबाई ओपन शारदा सदन स्कूल फॉर विडोज इन कब किया था, 1889 में, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 1888 में बनाकर 1 साल बाद शारदा सदन स्कूल विडोज के लिए ओपन किया गया था। रामाबाई वर्कड हाउएवर with the WCTU of India once it was officially organized in 1893. She returned to India and founded a school for child widows. उस टाइम पे चाइल्ड विडोज भी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब बेसिकली बचपन में ही जो विडो हो जाते हैं, बिकॉज चाइल्ड मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा होती थी, उनके लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कूल उन्होंने स्टैब्लिश किया, जिसको बोला गया शारदा सदन, ठीक है। विच हैड द सपोर्ट ऑफ मेनी हिंदू रिफॉर्मर्स इंक्लूडिंग MG रानाडे, ठीक है। नेक्स्ट, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? अभिनव भारत सोसाइटी, इट वॉज फाउंडेड इन 1904. Now this society was an Indian independent secret society founded by Vinayak Damodar Savarkar and his brother गणेश दामोदर सावरकर in 1904। क्योंकि उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ा जोरों से चल रहा था, तो एनीवन जो उससे एसोसिएटेड दिखता था किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली सीधा पकड़ के जेल में डाल देते थे, इसलिए इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी। उसका नाम था अभिनव भारत, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर उन्होंने स्टार्ट किया था गणेश दामोदर सावरकर, जो कि उनके भाई थे, उनके साथ। अब विनायक दामोदर सावरकर, दिस ईयर ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, मतलब ही इज अ फेमस पर्सनालिटी, उनको वीर सावरकर बोला जाता है, बट इस साल और भी ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज उन पे बुक रिलीज हुई है, ठीक है। इसी साल मतलब 2022 के आसपास बुक रिलीज की गई है उन पे ही, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, ठीक है। जो सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली कि हाउ ही ग्रू अप एंड एवरीथिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर टाइम जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स के ऊपर बुक होती है उसमें मिस आउट कर देते हैं, कि हाउ ही डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, उन चीज़ों को भी इंक्लूड करके एक बुक अब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक रिलीज की है। सो ही वॉज नोन एज वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। उन्होंने ये सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था, अभिनव भारत सोसाइटी, ओके। Next, in which year the construction of Gateway of India was completed? Gateway of India, very very famous architecture, Indo सारसैनिक स्टाइल बोला जाता है। सो बेसिकली इंडो सारसैनिक स्टाइल ब्रिटिश यूज किए थे, करना स्टार्ट किए थे इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को। इट वाज बेसिकली रीजुविनेट किया गया था, मतलब वापस से ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वापस लाया गया था, क्योंकि इंडो सारसैनिक स्टाइल इज बेसिकली, सारसैनिक जिसको हम बोलते हैं ना, इट इज मुगल आर्किटेक्चर का स्टाइल, जो डोम्स होते हैं, जैसे मुगल आर्किटेक्चर होता था उसको सारसैनिक स्टाइल होता है। तो इंडो सारसैनिक स्टाइल वाज समथिंग अ मिक्सचर ऑफ द टू, ठीक है। उसको यूज करके गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर, कब? 1924 में कंप्लीट किया गया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, ये कब ले डाउन किया गया था? 1911। तो स्टार्ट 1911 में किया था। तो अगर याद रखना है ना, तो ऐसे याद रखो कि ये 1911 में 2 ऐसे डंडे आ रहे हैं ना, तो पिलर बनाते हैं, तो पिलर में भी तो ऐसे 2 डंडे रहते हैं और फिर उसके ऊपर, है ना, मतलब गेटवे है, वो गेट है तो 2 डंडे और उसके ऊपर ऐसे है, तो मतलब 11,
ठीक है, तो तब फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। उसके बाद कितने 13 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन चला ऑलमोस्ट, और फिर 1924 में कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, ये इट इज मेड अप ऑफ द आर्क, जो उसका आर्क है इट इज मेड अप ऑफ बासाल्ट, एक तरीके का ये रॉक होता है। ठीक है, जिसमें कार्विंग शायद थोड़ा आसान होता है इस तरीके का कुछ। नेक्स्ट, विच ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया जो कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने ब्रॉडकास्ट किया था, इट वॉज इन जून 1923। इट बिगैन एज अ प्राइवेट वेंचर, प्राइवेटली ओन्ड था ये 1923 में, एंड 1924 व्हेन 3 रेडियो क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। ठीक है, याद है ना मैंने क्या बोला था बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास के बारे में। नेक्स्ट, द फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म अयोध्येचा राजा वॉज रिलीज्ड इन 1932। कैसे याद रखेंगे हम, 1931 में आलम आरा आई थी, फर्स्ट हिंदी टॉकी फिल्म। उसके 1 साल बाद आ गई थी फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म। टॉकी मतलब जिसमें बोलते हुए कैरेक्टर्स थे। ठीक है, टॉकी फिल्म, उसका नाम था अयोध्येचा राजा। किस साल में आई थी, 1932 में। ओके, एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय शांताराम राजाराम वानकोडे। ओके, नेक्स्ट, द संयुक्ता महासभा ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इसको मुंबई में बनाया गया था टू परस्यू द रेजोल्यूशन पास्ड एट लिटरेरी मीट। कब किया गया था, 1940 में। ठीक है, द संयुक्त महासभा और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1940। इन विच ईयर द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, was started by Dr. B.R. Ambedkar. So it was started in 1956. आज़ादी के बाद किया गया था। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, it was launched by Dr. B.R. Ambedkar on 14th October 1956. Was clearly an important meeting of in Dalit history. On this day, B.R. Ambedkar, along with 3,65,000 of his Dalit followers, decided to exit the folds of Hinduism and embrace Buddhism. ठीक है, इस दिन को उन्होंने डिसाइड किया कि he will leave Hinduism as a religion and he became a Buddhist. ठीक है, so it was a very important day. Next, the Maharashtra state was formed by the Bombay Reorganization Act in which year? तो महाराष्ट्र स्टेट कब फॉर्म हुआ था, 1960 में। ठीक है, protest of संयुक्त महाराष्ट्र movement in which 107 people were killed by police. Bombay state was reorganized on linguistic lines. Linguistic lines मतलब based on language, language के basis पे division करके फिर उसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, 1960. Next, Maharashtra State Film Awards were first given in which year? So Maharashtra State Film Awards were first given in 1963. It is one of the most prestigious awards of the state. So it is one of the most prestigious awards for Marathi cinema. ठीक है, The institution of Lokayukt was created first in Maharashtra कौन से साल में, 1971 में। एंड महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कि लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन लेकर आया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था थ्रू महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971। नेक्स्ट, इन विच ईयर मुरलीकांत पेटकर वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में मुरलीकांत पेटकर, उनका नाम भी पूछा जा सकता है या ईयर भी पूछा जा सकता है, तो उनने 1972 में जीता था। ही वॉज बेसिकली अ वॉर वेटरन। ठीक है, ही वॉज अ वेटरन ऑफ 1965 इंडो पाक वॉर एंड ही वॉज द फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट ऑफ इंडिया एंड ही वॉन अ गोल्ड मेडल। ठीक है, 50 मीटर फ्री स्टाइल में। नेक्स्ट, इन विच ईयर एलिफेंटा केव्स was designated as UNESCO World Heritage Site? It was in the year 1987. ठीक है, 1987 में एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर लेकर आया गया। ठीक है, द केव्स अंडरवेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनोवेशन। 1970s में बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में वहाँ रेनोवेशन हुआ। उसके बाद 1987 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, When President's rule has been established for the first time in Maharashtra, कब हुआ था, 1980s में।
प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। प्रेसिडेंट रूल कोई भी स्टेट, ऐसा स्टेट होता है जहां पे चीजें अस्त व्यस्त चल रही है, मैनेज नहीं हो पा रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है वहां पे। तो 1980s में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द विक्टोरिया टर्मिनस, हमने बात की थी ना उसके बारे में, उसको रीनेम कब किया गया था इनटू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस? तो 1996 में, काफी लेट, काफी टाइम तक उसको विक्टोरिया। तो जो आपके नाना दादाजी अगर होंगे जो बॉम्बे में रहते होंगे ऐसे कुछ, तो उनसे पूछना, उनको अभी भी विक्टोरिया टर्मिनस की काफी सुनने की आदत होगी, ठीक है। सो इट वाज रीनेम्ड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन 1996। द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर, हम ये देख चुके हैं फर्स्ट किसको मिला था। अब सबसे पहले कौन से साल में मिला था? ये मिला था 1996 में। और ये हर फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, किसी भी फील्ड में किसी ने बहुत ही उम्दा काम किया हो, बहुत उम्दा कंट्रीब्यूशन किया हो तो 1996 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया था। तो दो चीजें हुई 1996 में, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम चेंज और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फर्स्ट अवॉर्डेड 1996 में, ठीक है। इन विच ईयर बॉम्बे सिटी हैज बीन ऑफिशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, बॉम्बे सिटी को ऑफिशियली रीनेम किया गया इनटू मुंबई कब? 1995 में। इसलिए अभी भी स्टिल, इनफैक्ट इवन मेरी जनरेशन के लोग अभी भी बॉम्बे बोलते हैं, मतलब नहीं उतना ज़्यादा मेरी जनरेशन के नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैक जनरेशन, बट यू नो, मतलब इवन माई पेरेंट्स जनरेशन, वो उनको अभी भी बॉम्बे बोलने की आदत है क्योंकि काफ़ी लेट किया गया, कुछ 27 साल पहले ही, ठीक है। तो बॉम्बे को मुंबई उसका नाम चेंज कर दिया गया 1995 में। Which Bhakti saint of Maharashtra contributed to the Maratha movement? So it was Tukaram Bhakti of Maharashtra contributed to the Maratha movement. Sant Tukaram, जिनको Saint Tukaram भी बोला जाता था, was a Hindu poet and saint who started the Bhakti movement mainly in Maharashtra. He wrote several devotional poetries as Abhanga, मतलब ये नाम यूज करते हैं ना, कई बार पोएट अपने नाम के अंडर नहीं लगते, एक अलग पेन नेम रखते हैं, अभंगा। प्रेजिंग किसके ऊपर पोइट्री लिखते थे वो? लॉर्ड विष्णु के ऊपर, ठीक है। नाउ एलिफेंटा केव्स, कितने केव्स का कलेक्शन है? 7 केव्स। एलिफेंटा केव्स, 7 केव्स को मिलाकर एलिफेंटा केव्स बोला जाता है, ठीक है। न्यूमरस कल्चर्स एंड टेम्पल्स वर डिस्कवर्ड हियर। वन ऑफ देम इज त्रिमूर्ति टेम्पल फाउंड इन द फर्स्ट केव। तो त्रिमूर्ति टेम्पल कहाँ पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन एलिफेंटा केव्स, ठीक है। इन महाराष्ट्र Journalist Day is celebrated on 6th of January in the memory of Bal Shastri Jambhekar. He started the first Marathi newspaper Darpan in Mumbai. कब? 1832 में। तो उनकी मेमोरी में 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, अराउंड विच ईयर वॉज हाजी अली दरगाह ऑफ बॉम्बे या मुंबई फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड? तो ये बहुत साल पहले की बात है, 1431 में हुआ था ये। हाजी अली जो दरगाह है ना मुंबई में, वो 1431 में कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ अ वेल्दी मुस्लिम मर्चेंट सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी। ही वॉज बेसिकली वेरी रिच और उन्होंने अपने पूरे पोजेशन, सब कुछ, दुनियादारी बेसिकली छोड़ के ही मेड अ पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है। नेक्स्ट, मराठी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of February। अभी रिसेंटली ही निकला है मराठी लैंग्वेज डे 27th of February। किस चीज को ऑनर करने के लिए? टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस मराठी पोएट विष्णु वामन शिरवडकर, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज कुसुमग्राज, ठीक है। 27th February को मराठी डे सेलिब्रेट किया जाता है। Okay guys, so this was all for the first session of related to Maharashtra GK and current affairs. I'll soon again come up with the second session. ऐसे करके हम 7 या 8 सेशंस कुछ निकालेंगे, रिलीज करेंगे, उसमें आपका मेजॉरिटी चंक ऑफ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा ही महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड जीके कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट, बहुत ही शांति से आराम से वॉच दीज वीडियोस, रिवाइज। नेक्स्ट टाइम तो स्पीड में भी देख सकते हो, 1 की 2 की व्हेन यू आर रिवाइजिंग। सो एक बार 2 बार इसको देख लोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस जो भी महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस आएंगे। ओके गाइज, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।